नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं फिर से और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुशीला तिवारी, राजकीय मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय में एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर परमजीत सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आते हैं। अभी डेंगू का बचाव करना है, तो अभी हाल फिलहाल पिछले हफ्ते हमने डेंगू पर बात की थी। तो आज भी हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम लोग स्नैक बाइट पर आज बात करेंगे। सर्पदंश के काटने से हजारों मौतें साल में हो जाती हैं भारत में, उत्तराखंड में। तो क्या रेशियो है, क्या आंकड़ा है, कितनी तरह के सांप होते हैं भारत में, पूरी दुनिया में या फिर हमारे उत्तराखंड में, और किस इलाके में कौन से सांप पाए जाते हैं, कौन से सांप ज़्यादा जहरीले हैं, और क्या हमें अगर सांप काटता है तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन तमाम बातों को आज विस्तार से जानते हैं। और इसके अलावा भी कुछ क्या योजनाएं कुछ चल रही हैं, क्या सांपों को लेकर कोई स्टडी चल रही है, इस पर भी बात होगी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही एक रोचक टॉपिक भी है। मुझे लग रहा है हम बहुत सारे लोगों को बहुत ही न्यूनतम जानकारी होती है संपदर्श की। और ये तो हम देख ही रहे हैं दोस्तों कि भारत आज भी गांव का ही देश है और कृषि प्रधान देश है, तो बड़े ज़्यादा मामले देखने के गांव में ही सांप के आते हैं। और लेकिन उसके अलावा जब हम शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो हम लोग शहरों में आ गए हैं, तो हम जिस जगह पर अपना घर बनाते हैं वो दरअसल सांपों का घर होता है, वो बहुत सारी जीव जंतुओं का घर होता है। हम उनकी घर पे अतिक्रमण कर कर हम घर बना रहे होते हैं और फिर वो सांप हमारे घर में हमको देखने को मिलते हैं आए दिन। तो ये भी एक खतरे मौजूद हैं हम तमाम लोगों के लिए। तो इसका क्या उपाय हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि सांप कितनी तरह के होते हैं। थोड़ा सा हम जागरूक होना चाहते हैं इस मुद्दे पर। दुनिया के अंदर सांप लगभग 3,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। सांप की अलग अलग तरह के सांप होते हैं, जी। जिसमें से ज़्यादातर सांप जो हैं वो गैर विषैले होते हैं, यानी कि उनमें विष नहीं होता। अगर वो काट भी लें तो कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं आते हैं पेशेंट को। तो ये तो हो गया कि पूरी दुनिया के सांपों के बारे में। जी। तो इंडिया में जो स्टडी किया गया है, लगभग 2075 स्पीशीज़ हैं। लगभग 300 से 2075 के बीच में स्पीशीज़ हैं जी। जो कि इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, और ज़्यादातर वो गैर विषैले ही होते हैं। और उत्तराखंड की स्टडी में देखा है कि उत्तराखंड के अंदर लगभग 30 स्पीशीज़ हैं सांपों की, और इसमें भी ज़्यादातर गैर विषैले ज़्यादा हैं। तो कुछ जो विषैले सांप हैं जो कि जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जी। जिनसे हमें बचाव और दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए, उसमें से हमारा हो गया एक तो कोबरा। हम्म। कोबरा वाला विषैला होता है, जी। और उसके अलावा हो गया क्रेत, कॉमन क्रेत होता है। जी। और उसके अलावा हमारे पास होता है वाइपर, कॉमन वाइपर और एक रसल वाइपर। तो 4 तरह के विषैले सांप हैं जी। जिनके हमें ध्यान रखना होता है, और 4 तरह के चारों जो विषैले सांप हैं हमारे उत्तराखंड में पाए जाते पाए हैं। जाते हैं, हाँ। अच्छा। जी। और सर, ये भी बता दीजिए कि पूरी दुनिया में भारत में काटे जाने का परसेंटेज क्या है। तो जैसे कि बहुत अच्छी स्टडीज़ इसकी अवेलेबल नहीं है, अभी स्टडीज़ हो रही हैं। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी इसकी वो मैपिंग कर रहे हैं कि अलग अलग उत्तराखंड में भी ये स्टडी चल रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में, कि इसमें ये मैपिंग कर रहे हैं कि पोजीशन मैपिंग कर रहे हैं, किस एरिया में कौन सी स्पीशीज़ मिल रही है, उसकी मैपिंग का काम भी चल रहा है। और एक आईसीएमआर द्वारा भी मल्टी सेंट्रिक स्टडी की जा रही है पूरे इंडिया में, जिसमें कि अलग अलग प्रदेशों में देखा जा रहा है कि कितने स्नेक बाइट के केस रिपोर्ट, सारे स्नेक बाइट के केस कितने रिपोर्ट हुए। तो इसमें से उत्तराखंड को भी इस आईसीएमआर की स्टडी के लिए चुना गया है, और इसमें से हमारे नैनीताल जिला इसके अंतर्गत चुना गया है। तो अच्छा। इसमें 1 साल में स्टडी करके ये देखा जाएगा कि कितने स्नेक बाइट के केस किस एरिया से आए। पेशेंट गांव वाले, मतलब पेशेंट ने गांव में काटा या शहर में ज़्यादा काटा, और दूसरा दिन में काट रहा है या रात को काट रहा है, कौन सी स्पीशीज़ है जो रात को काट रही है ज़्यादा, और कितने लोगों को सिम्टम आए, कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा तो कितने लोगों को जो है वेंटिलेटर पे गए, मतलब वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी, आईसीयू में रहना पड़ा, और कितने लोगों की डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह की स्टडी करने के लिए आईसीएमआर ने प्रोजेक्ट के थ्रू किया जा रहा है। जी सर, कितने साल का है प्रोजेक्ट। 1 साल का प्रोजेक्ट है, और 1 साल में देखा जाएगा कि नैनीताल जिले में कितने केसेस हुए। तो इसमें डॉक्टर्स की और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और आशा वर्कर्स की मदद के थ्रू ये प्रोजेक्ट होगा। जी। तो मुझे लगता है कि जब इसके आंकड़े आएंगे तो उससे काफी फायदा मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल इससे उसके फ़ायदा आधार मिलेगा। पर अभी तक जो है, जो पुरानी जो स्टडीज़ हैं उसमें देखा गया है कि पिछले 2000 से 2019 के बीच में लगभग 10 से 12 लाख इंडिया में ये डेथ्स हुई हैं, लगभग 20 सालों में। 20 सालों में।
तो सर लगभग काफी। हाँ, लगभग 50,000 से ज़्यादा डेथ्स इंडिया में होती हैं एक हम्म, साल में। हम्म। 50,000 से ज़्यादा ज़्यादा डेथ्स होती है। तो डब्ल्यूएचओ का भी गोल है कि वर्ल्ड में जितनी भी डेथ्स होती है उसमें से 50% या 50 से 80% जो डेथ्स होती हैं वो अकेले इंडिया में ही होती हैं। भारत में होती है। लगभग तो सर जो जागरूकता की कमी या कहें क्या क्या कह सकते हैं इसके लिए वजहें जो हैं इसकी। वजह अ, इसकी ये हो सकती है कि एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट की मेडिकल एडवांसमेंट यहाँ पर। मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी ना होना, और लोगों के मन में एक भ्रांतियाँ होती हैं कि एकदम से वो हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। पहले कुछ वो अपना लोकल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और फिर लोकल ट्रेडिशनल हीलर जो होते हैं मंत्र उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। जब तक वो कंडीशन ख़राब होती है, जब पहुँचते हैं तब फिर काफ़ी कई बार देर हो चुकी होती है। जी 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 स्पेशली जी जी। कोबरा के केसेस में होता है कि टाइमली पहुँचना चाहिए। कोबरा का जो जहर है वो 30 मिनट में असर शुरू कर सकता है और 30 मिनट से 6 घंटे में। जी। तो कई बार होता है कि सबसे जल्दी जो असर करता है कोबरा का ही करता है, 30 मिनट से 6 घंटे के अंदर अंदर। हम्म। तो इसमें जितनी जल्दी अस्पताल में पहुंचा जाए उतना बेहतर है, टाइम वेस्ट ना किया जाए जी। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में, लोकल ट्रीटमेंट में। और क्योर रेट भी सबसे ज़्यादा कोबरा का ही है। हाँ, अगर टाइमली पहुंचता है तो सबसे अच्छी रिकवरी भी उसके अंदर होती है, क्योंकि पेशेंट का जो है अगर वेंटिलेटर की भी ज़रूरत अगर पड़ती है तो वेंटिलेटर पे डाल के और उसकी अच्छी 2-3 दिन में पेशेंट की रिकवरी हो जाती जी है। जी जी। तो भारत देश आज भी हमारा दोस्तों जादू टोने का देश कहा जाता है ना। विदेशी लोग एक तरह से मजाक करते हैं कि भारत जादू टोने का देश है, तो वो तंत्र मंत्र पे विश्वास हम ना करें। इसीलिए हम इस जागरूकता कार्यक्रम को आप सबके लिए लेकर आए हैं। तो सर और बताइए कि सर कि किस सांप के काटने से क्या लक्षण दिखाई देते हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें किस सांप ने काटा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेट बाइट की, क्योंकि हम्म, काफ़ी कॉमन है और इसके केसेस भी आते हैं। और आजकल क्योंकि बारिश का सीज़न है, आजकल भी हम देखते हैं अस्पताल में कई बार एक एक दिन में 3-3 केसेस आते हैं, 3 या 4 केस भी आ जाते हैं एक ही दिन में। हम्म, तो क्रेट वाला जो है यूजुअली रात में काटता है, और जब ये काटता है तो कई बार एहसास भी नहीं होता कि सांप ने काटा है, सोते हुए काट देता है कई बार ये। और स्पेशली जो लोग गांव के परिवेश में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आसपास ग्रीनरी है, कच्ची जगह है, वहाँ पे दलदल की जमीन दलदल है। वाली ज़मीन है, कच्ची जगह है, ज़मीन पे सो रहे हैं, वहाँ पे रात में सोते हुए काट लेता है। तो ये कई बार नॉकटर्नल बाइट होती है, साइलेंट बाइट भी बोलते हैं कई बार इसको, क्योंकि ऐसा लगता है कि हल्का में किसी मच्छर ने काटा है। हम्म। और कई बार अकेला सो रहा हो तो पता भी नहीं चलता, सुबह उठ के देखते हैं कि जो बेहोश पड़ा पेशेंट है। है बेहोश पड़ा है या उसको उल्टियाँ आ रही हैं, एकदम से लगातार उल्टी आना, उल्टी ना रुकना है, बिल्कुल सही सलामत सोया था रात को, सुबह उठा तो उल्टियाँ आ रही हैं, बेहोशी की हालत हो रही है। तो आप समझ जाएं कि सांप ने हाँ, काटा तो है। आप सस्पेक्ट करें कि सांप ने काटा हो सकता है, तुरंत उसको अस्पताल लेके जाएं। कई हम्म। बार स्नेक नहीं दिखता है, कहीं ना कोई प्रॉपर ऐसा पता चलता है कि कोई हिस्ट्री भी नहीं होती है, जी। मरीज ने भी सांप को नहीं देखा होता है। तो फिर भी हम लोग जब भी पेशेंट ऐसा हमारे पास कभी आता है तो हम मान के चलते हैं कि इस तरीके से इस सीजन में आया है तो एक ग्रेट बाइट हो सकता है। जी। पेशेंट की जो पलकी होती है पूरी तरह नहीं खुल पाती, आंखें पूरी तरह नहीं खोल पाता है, इसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में टोसिस बोलते हैं। अच्छा। तो टोसिस मीन्स कि आंखें पूरी तरह नहीं खोल पाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में कठिनाई का पता हम कर सकते हैं कि यूजली जो है एक सांस में कितने गिनती गिन सकता है, अच्छा। एक सांस में कितनी गिनती गिन सकता है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो एक सेंटेंस पूरा नहीं बोल पाएगा वो एक सांस में। तो इससे बिल्कुल। हमें एक बेसिकली आइडिया लग जाता है। नॉर्मल जो आदमी है तो एक सांस में लगभग जो है 30 से ज़्यादा बोल सकता है वो। अच्छा। एक अगर आप गिनती करवाएं उससे तो एक ही सांस में 30 से ज़्यादा बोल सकता है। अगर 30 से कम है इसका मतलब पेशेंट को सांस लेने में परेशानी है। दिक्कत हो रही है। और अगर जो ब्रेथ होल्डिंग टाइम है उसका 45 सेकंड से नॉर्मली ज़्यादा होता है, अगर उससे कम है तब भी इस तरह की वो हो सकती है। जी। एक पूरा सेंटेंस ना बोल पाए तब भी है कि सांस में परेशानी है। हम्म, तो ये सिम्टम जो है सांस लेने में परेशानी और जो आंखें पूरी ना खोल पाना, ये ये क्रेट के न्यूरो लक्षण। पैरालिटिक वाले स्नेक्स में आते हैं। न्यूरो पैरालिटिक वाले में क्रेट भी होता है और कोबरा भी होता है। क्रेत वाला रात में काटता है, हम्म, उल्टी भी आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, इस तरह के सिम्टम आते हैं क्रेत में। और कई बार जरूरी नहीं कि उसको फैंग मार्क्स मिले या काटे हुए का निशान मिले, हम्म। क्रेत में कई बार ऐसा नहीं मिलता है। जी। सर कितने घंटे के अंदर उपचार की जरूरत होती है तो क्रेट में। क्रेट में काटा हो तो यूजुअली जो है इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो 6 घंटे से 24 घंटे तक भी आ सकते हैं। लेट टू अच्छा। लेट हो सकता है कि 36 घंटे बाद सिम्टम आए इसको, तो इसके सिम्टम कोबरा के अपेक्षा में लेट आते हैं। तो अगर उपचार में अगर थोड़ा देरी भी हो जाएगी तो हाँ, तो चल क्रेट जाएगा। वाले में वो है, लेकिन अगर अच्छा। कोबरा ने काटा है तो तुरंत पहुंचना है। कई बार आप नहीं पहचान कर सकते, हम्म, फिर भी आप मरीजों को यही सलाह दी जाती है कि आप जल्दी से जल्दी अस्पताल जी। पहुंचे। सर कोबरा के काटे के क्या लक्षण होंगे कोबरा इससे। के काटने से जो है यही न्यूरोपैरालिटिक सिम्टम्स आएंगे, आंखें नहीं खोल पाएगा, बेहोशी होगी, और जिस जगह काटा होगा यूजुअली वहाँ पे नेक्रोसिस होती है, निशान मिलेगा, यूजुअली काला पड़ जाता है, वो नेक्रोसिस हो जाती है, स्वेलिंग आती है वहाँ पे। जी जी क्रेट वाले में स्वेलिंग नहीं होती है जी और निशान भी नहीं मिल सकता है उसका। जी। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है सर कोबरा और उसके अलावा उसमें। वाइपर में।
वाइपर वाले में रहता है कि जो कॉमन वाइपर होता है जब भी वो काटता है तो एक तो निशान मिलते हैं, दूसरा उस लिम्ब में स्वेलिंग आ जाती है, प्रोग्रेसिव स्वेलिंग बोलते हैं उसको। जैसे पैर पे काटा है, हुँ। स्वेलिंग हुई और स्वेलिंग धीरे धीरे टाइम के साथ स्वेलिंग बढ़ती है। अगर उंगली में, पैर की उंगली में काटा है तो धीरे धीरे करके वो स्वेलिंग ऊपर तक बढ़ेगी और पूरी स्वेलिंग हो जाएगी। कई बार इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, कई बार उसमें जो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग उसको, कि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई कि उसमें ब्लड सप्लाई रुक गई उसकी ना, ओह! पैर कई बार काला भी पड़ने लगता है। अच्छा। तो वाइपर, और दूसरा जो है वाइपर का जो असर होता है वो लेट जो इफेक्ट आता है उसका, वो रहता है कि किडनी पे इफेक्ट करता है, एक्यूट रीनल शटडाउन, यानी कि पेशेंट को पेशाब आना कम होने लगता है और पेशेंट का जो किडनी फंक्शन टेस्ट है, यूरिया क्रिएटिनिन, वो बढ़ने लगता है, पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है और ऐसे मरीजों को जो है कई बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और वाइपर वाले में थोड़ा लंबा पेशेंट का ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 2-3 हफ्ते तक कई बार होता है कि पेशेंट को एडमिट रखना पड़े। और दूसरा इसमें जो है खून का जो ब्लड क्लॉट कर जाता है, यूजली जब भी हम ब्लड निकालते हैं हुँ। तो हम 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम इसमें देखते हैं। अच्छा। इनमें जो वाइपर वाले में क्या होता है, क्योंकि ये हेमाटोटॉक्सिक है या वेस्कुलोटॉक्सिक भी बोलते हैं इसमें, तो पेशेंट का खून जमता नहीं है, ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। तो हम यूजली जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो उसका हम ब्लड निकालते हैं, वायल में रखते हैं। जी। अगर 20 मिनट में क्लॉट हो जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं क्लॉट हो रहा तो इसका मतलब जो है दिक्कत है उसको। अच्छा। और तो हम उसको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट, जैसे एंटी स्नेक वेनम उसको देते हैं। हुँ। तो जैसे कोबरा वाले केस में यूजली हम लोग जो है 10 ASV पहले देते हैं अगर उसके सिम्टम आ रहे हैं तो। हुँ। तो सांप के केस में जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर पॉइजनस स्नेक ने भी काटा है तो ज़रूरी नहीं कि उसको सिम्टम आए, क्योंकि हो सकता है कि वो ड्राई बाइट हो। पेशेंट को काटा है लेकिन उसने पॉइजन इंजेक्ट ना किया हो तो उसको ड्राई बाइट बोलते हैं। जी, जी, जी। तो ड्राई बाइट के केस में हमको पेशेंट को एंटी स्नेक वेनम नहीं देना होता है, क्योंकि एंटी स्नेक वेनम एक तो प्रीशियस आइटम है, दूसरा एंटी स्नेक वेनम से भी कई बार रिएक्शन हो सकती है। तो जब तक ज़रूरी ना हो तब तक एंटी स्नेक वेनम नहीं देना है। जी। पेस्ट इसमें लक्षणों के आधार पे हमको ट्रीट करना होता है, पेशेंट के किस तरह के लक्षण आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि पेशेंट जब अस्पताल पहुँचे तो तुरंत उसको लक्षण आ जाएँ। बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि हमारे श्रोताओं को स्नैक जो ड्राई बाइट आप बता रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे जीव-जंतु हैं हमारे परिवेश में जो रहते हैं वो सब हमारी एक एक फूड चेन का हिस्सा होते हैं। उनका इस धरती पे रहना बहुत ज़रूरी होता है। तभी इस धरती का संतुलन बना हुआ है। तो साँप बेवजह नहीं काटते हैं, या तो फिर हमारे हाथ-पैरों से कभी दब जाएँ, या फिर सर किन-किन वजहों से साँप काट सकते हैं, और ये ड्राई बाइट क्या होता है थोड़ा-सा बताइए? और खुद सांप के लिए भी उसका जो विष है वो कितना इम्पोर्टेंस मायने रखता है? क्योंकि जो सांप के लिए विष एक प्रीशियस चीज़ है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए वो अपना जो है शिकार में यूज़ करता है उसको अपने खाने के लिए, और यूजुअली चूहों को मारते हैं सांप जो है अपने विष के थ्रू। हुँ। तो क्रेट वाला जो स्नेक है यूजुअली ये नॉकटर्नल होता है, रात में काटता है। तो ये कई बार कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कोई सो रहा था, अभी कुछ दिन पहले केस आया था हुँ। कि पेशेंट का हाथ नीचे लटका हुआ था, उसके अंगूठे पे उसने काटा, कि सोचते हुए, शायद ये सोचते हुए कि ये कोई चूहा है। हुँ। तो कई बार उसमें काटते हैं, या आपका कोई पैर पड़ जाए, या उनको लगे कि आप उनको अटैक कर रहे हो तब वो काटे, या आप उनसे कुछ छेड़छाड़ करें। हुँ। तो इस तरह से तभी वो हमला करते तभी वो हैं। हमला करते हैं। यूजुअली ऐसे अपने आप वो हमलावर नहीं होते जी, हैं, जी। वो खुद जो है अपने आप से वो अटैक नहीं जी, करते और हैं। अपने विष को सर वो बचा के वो भी रखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनता है? हाँ, अपने विष को वो बचा के रखते हैं ताकि वो, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी के थ्रू वो अपना वो शिकार करते हैं और खाना खाते हैं। जी, जी, जी। तो उसको वो बचा के रखना चाहते हैं ताकि वो अपने शिकार के लिए यूज़ कर सकें। जी, तो ड्राई बाइट ये हुई कि सांप को लगा कि नहीं कोई खतरा नहीं है तो वो काटता नहीं है, फिर हल्का टच हो गया एक होता है या कि उसने। आपने किसी को डराने के लिए, बस वो है कि आप किसी, जैसे बंदर होता है वो डराने के लिए आपको वो करता है। तो हुँ। उसने जो है, उसे पता है कि आप उसके शिकार, आप उसका खाना मतलब शिकार नहीं है। जी। आपको वो मतलब खाना, आप उसका शिकार नहीं है बेसिकली, आप तो आपको सिर्फ डराने के लिए वो कर सकता है कि करेक्ट। ड्राई बाइट तो करे। वो अपना विष आप पे इंजेक्ट नहीं करेगा। इंजेक्ट नहीं तो करता है उसको हम उसमें, कह सकते हैं ड्राई बाइट। तो उसको ड्राई अगर वो बाइट। विषैले ने भी किया होगा तो उसमें कोई असर हाँ, नहीं तो होगा। यूजुअली हम, जी। कई बार पेशेंट आता है तो हम यही सलाह देते हैं कि 24 घंटे के लिए हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में अस्पताल में रखा जाए, और ऐसे अस्पताल में रखा जाए जहाँ पे फैसिलिटीज़ हों, जी। जहाँ पे एंटी स्नेक वेनम हो, जहाँ पे आईसीयू केयर हो, क्योंकि कई बार पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो वो वेंटिलेटर फैसिलिटी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ कि वहाँ पे डायलिसिस की फैसिलिटी हो। कई बार ऐसे स्नेक ने काटा है, वाइपर वाले ने काटा है, जिसमें कि डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो पेशेंट को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने का ये उद्देश्य होता है कि जो स्नेक बाइट के सिम्टम है स्पेशली क्रेट वाले में बाद में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि तुरंत उसके सिम्टम आए। कई बार पेशेंट आता है कि सांप ने काटा है, उसने सांप को देखा भी है और वो पॉइजनस स्नेक है, लेकिन पेशेंट बिल्कुल ठीक आया, क्योंकि लक्षण नहीं है, हम एंटी स्नेक वेनम उसको नहीं देंगे, क्योंकि वो ड्राई बाइट भी हो सकती है। और हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, हम देखते हैं कि पेशेंट 1-2 घंटे बाद पेशेंट के सिम्टम आने लग गए,
पेशेंट को बेहोशी होने लग गई, पेशेंट को जो है आंखें बंद होने लग गई, उसकी आंखें पूरी नहीं खोल पाता है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। या अगर वाइपर बाइट है तो उसको जो है ब्लीडिंग वाला जो पार्ट है वो उसको होने लग गया, स्वेलिंग बढ़ने लग गई, रीनल जी फेलियर के सिम्टम आने लग गए। जी। तो फिर उनको जैसे ही सिम्टम आते तुरंत हम पेशेंट को एंटी स्नेक वेनम देते हैं। सबसे पहले वेनम सब देते हैं। एंटी स्नेक वेनम देते हैं और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। अगर पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा परेशानी है तो कई बार पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करके वेंटिलेटर पे भी रखना जी पड़ता है। सर, रसल वाइपर के केस में क्या होता है? रसल वाइपर के केस में भी वाइपर वाले सिम्टम आते हैं, लेकिन इसमें जो है थोड़ा ये ज़्यादा जहरीला माना जाता है। और इसमें जो है पेशेंट का जो लिम्बिक हम्म। प्रोग्रेसिव स्वेलिंग आने के अलावा इसमें दोनों तरह के सिम्टम मिल सकते हैं। यूजली ब्रॉडली हम लोग जो है दो भागों में विभाजित करते हैं, जो है वेस्कुलोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। लेकिन ये रसल वाइपर के केस में दोनों ही सिम्टम मिल सकते हैं। एक तो वेस्कुलोटॉक्सिक सिम्टम मिल रहे हैं कि स्वेलिंग आगे प्रोग्रेसिव स्वेलिंग है, खून नहीं जम रहा है। हम्म। और दूसरा जो न्यूरोपैरालिटिक सिम्टम्स है, टोसिस, सांस में परेशानी, दोनों एक साथ भी मिल सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा विषैला माना जाता है। इसमें दोनों तरह के सिम्टम्स जी आ सकते सर, हैं। इसमें कितने घंटे के अंदर उपचार मिलना जरूरी होता है? इसमें भी जल्दी उपचार मिलना ज़रूरी होता है। तो जितनी जल्दी हम, जब भी पॉइजनस स्नेक अगर आप लग रहा है कि नॉन पॉइजनस भी है, तभी हॉस्पिटल जाएं हम्म। ताकि ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके। कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, कई बार जो है रसल वाइपर और जो अजगर होता है उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, दोनों एक जैसे लगते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। जी तो कई बार स्नेक्स में कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन से वाले स्नेक ने काटा है। तो सबसे अच्छी यही सलाह दी जाती है कि 24 घंटे पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में एडमिट रखा जाए जी ताकि सिम्टम आने पे तुरंत उसको उपचार मिल सके। क्योंकि अगर पेशेंट का घर से दूर है, रात में एकदम से कोई सिम्टम आ गया, रात में सोता रह गया पेशेंट, तो उसमें कई बार पेशेंट को परेशानी हो सकती है। तो जी यही सलाह दी जाती है जी कि पेशेंट को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। अगर नॉन पॉइजनस है, सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी। जी 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 जी। तो सर, थोड़ा सा एंटी स्नैक वेनम के बारे में बताइए कि ये कैसे बनती है, क्या ये बहुत प्रचुर मात्रा में है, इसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है इसको इस्तेमाल करने के लिए? जो एंटी स्नेक वेनम है, इसको एनआईवी पुणे में बनती है, कसौली में बनती है, कुछ ही सेंटर्स हैं जो उसको बनाते हैं। यूजली इसमें जो स्नेक का पॉइजन होता है वो हॉर्सेस में इंजेक्ट किया जाता है, कम क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी में ताकि उनकी डेथ ना हो। तो उनमें इंजेक्ट किया जाता है, उनके अंदर फिर एंटीबॉडीज़ बनती हैं पॉइजन के अगेंस्ट में। और फिर जब एंटीबॉडी बन जाती है कुछ हफ्ते बाद, तो फिर उसका उनका जो सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में उसको, कि जो इंडिया में जो एंटी स्नेक वेनम है उसमें जो बिग फोर 4 पॉइजनस स्नेक्स हैं, रसल वाइपर हो गया, कॉमन वाइपर हो गया, क्रेट हो गया, कोबरा हो गया, इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो क्वाड्रीवेलेंट होता है। 4 जो पॉइजनस स्नेक्स कॉमनली इंडिया में पाए जाते हैं, वो एक सिंगल वायल में चारों के अगेंस्ट में इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी स्नेक वेनम, इसको जो जी इंडिया में क्वाड्रीवेलेंट होता है। जी फॉरेन कंट्रीज़ में, कई बार ऑस्ट्रेलिया में, दूसरे कंट्रीज़ में तो मोनोवेलेंट भी होता है। वो एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि किस स्नेक ने काटा है, उनके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स अवेलेबल होती हैं। जी तो वो पर्टिकुलर स्नेक के अगेंस्ट में मोनोवेलेंट वाला यूज़ कर सकते हैं। जी। लेकिन इंडिया में हमारे पास चारों। क्वाड्रीवेलेंट वाला है, 4 के जी अगेंस्ट में जो काम तो करता सर, है। उसके कुछ साइड इफेक्ट भी क्या होते हैं फिर चारों को अगर एक साथ दे रहे हैं तो? उसको यूजुअली जो है हम, क्योंकि यही अवेलेबल है और हम इसको हम देते हैं पॉइजनस वाले केस में, जब सिम्टम आते हैं तभी देते हैं। जी जी और जी। इसकी क्वांटिटी भी कम रखते गवर्नमेंट हैं। द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं कि ये नहीं कि आप जितनी मर्जी इसकी क्वांटिटी यूज़ कर लें। हम्म यूजली हॉस्पिटल में जिस हिसाब से सिम्टम आते हैं, यूजली पहले हम 10 वायल देते हैं। उसके बाद वेट एंड वॉच करते हैं, अगर सिम्टम ठीक हो गए, जी पेशेंट के न्यूरोपैरालिटिक सिम्टम्स ठीक हो गए, तो वहीं हम रुक जाते हैं, आगे नहीं देते हैं। क्योंकि इसको हमने क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में होता है और अप्रोप्रिएटली इसको यूज़ करना है, अननेसरी अनयूज़ नहीं करना है, इसको जी वेस्ट नहीं करना है। तो अकॉर्डिंगली हम देते हैं। और कोबरा वाले केस में कई बार हमें 20 वायल्स यूज़ करनी पड़ सकती हैं, और वाइपर वाले में अराउंड 25, थोड़ा सा ज़्यादा 25 वायल्स यूज़ करनी पड़ सकती हैं। जी जी जी। तो काफ़ी सारी जानकारी सर आपने दी। सर, कोबरा अलग है, किंग कोबरा अलग है? हाँ, कोबरा अलग है, किंग कोबरा अलग है, किंग कुछ इसमें कोबरा क्या डिफरेंसेस जहरीला होती नहीं हैं। होता? नहीं, जहरीले हैं। हम्म। किंग कोबरा यहाँ हाई एल्टीट्यूड में भी इस पर रिसर्च चल रही है, जी जोलीकोट वाले एरिया में भी ये पाया गया था। जी और यूजुअली हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो ज़्यादा केस आते हैं वो क्रेट वाले ज़्यादा आते हैं, कोबरा, कॉमन कोबरा वाले आते हैं, और वाइपर वाले केसेस हमारे पास आते अच्छा। हैं अभी। तो सर, हल्द्वानी की अगर बात करें तो यहाँ भी काफ़ी दलदल और क्योंकि तराई है। तराई वाला एरिया है तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि फॉरेस्ट वाला एरिया आसपास है, तो हमारे गोलापार वाले एरिया से केसेस आते हैं, लाल कुआं वाले साइड से केसेस आते हैं, हमारे पास फतेहपुर वाले साइड से पेशेंट्स आते हैं। और इवन अभी एक पेशेंट जो है इधर से, हमारे उधम सिंह नगर से केसेस आते हैं हमारे पास। और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, यहाँ से भी हमारे पास केसेस आते हैं। और जी इधर बिजनौर वाला एरिया हो गया, कालागढ़ वाला एरिया हो गया, जी जो भी ये फॉरेस्ट वाले गांव वाले एरिया, यहाँ से हमारे पास केसेस आते हैं। जी। तो ये चारों स्पीसीज जो है वो हमारे उत्तराखंड में पाई जाती हैं, तो हाँ एक जी। तरह से खतरा तो है ही कि हम बच के रहें। तो
सर जैसे बरसात के सीजन में ही क्यों ये काटने के मामले देखने को मिलते हैं? बरसात के सीज़न में यूजुअली जो है सांप जो है वो उनके बिलों में पानी भर जाता है, तो वो बिलों से बाहर निकल आते हैं। हुँ, तो उनको अपने खाने के लिए इधर-उधर जाना पड़ता है, स्पेशली जो गाँव वाला एरिया है जिसमें आस-पास फॉरेस्ट है या खेती वाला एरिया है, खेत हैं, वहाँ पे यूजुअली होते हैं। जैसे किसान आजकल धान की रोपाई होती है, हुँ, तो धान की रोपाई के लिए पानी भरा जाता है उसमें ना। हुँ, खेतों में पानी भरते हैं, तो कई बार उसमें जो है नंगे पैर किसान जो है लेबर काम कर रहे होते हैं हुँ, तो उनका पैर पड़ गया। जी, तो कई बार हम देखते हैं वाइपर वाला जो है वो काट लिया उसको, उसमें आ जाते हैं पेशेंट। जी, जी। या फिर गांव में कई बार लोग जो है गांव ज़मीन पे सोते हैं, तो ज़मीन पे सोना एडवाइजेबल नहीं है, कि सलाह दी जाती है कि ज़मीन पे स्पेशली बारिश के मौसम में ज़मीन पे ना सोएं, हुँ, क्योंकि दरवाज़ों के नीचे से आ सकते हैं या खिड़की से आ सकते हैं। तो ये सलाह दी जाती है कि अब ज़मीन पे ना सोएं, ऊंचा ऊपर ही सोएं। जी, जी, जी। तो अभी भी सांप के काटने के मामले अगर हम कहें तो 90 से 95% मामले देहातों के होते हैं, गाँव घरों से आते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए सर जैसे बहुत ही तंत्र मंत्र पे विश्वास ज़्यादा लोग करते हैं देहात के लोग। तो क्या आप कहेंगे कि अगर सांप ने काटा है तो प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो जिसको काटा है एकदम से घबराए ना, हुँ, क्योंकि कई बार होता है कि वो नॉन पॉइजनस स्नेक है, लेकिन मरीज एकदम से घबरा जाता है कि मुझे सांप ने काट लिया। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसकी सांस फूलने लग जाती है हुँ, और उसको पसीना आने लगता है, वो एंजाइटी की वजह से। तो एक तो उसको रीएश्योर करना है हुँ, कि ज़्यादातर जो सांप होते हैं गैर विषैले होते हैं। हुँ, अगर विषैला सांप भी है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें बाइट इंजेक्ट या ड्राई बाइट भी हो सकती है। हुँ, तो उसको बिल्कुल भी उसको बोलें कि घबराए ना, पेशेंट को रीएश्योर करें। और दूसरा, उसको जो है जिस भी जगह काटा है उसको हमें स्टेबलाइज़ करना है, इमोबिलाइज़ करना है। जैसे अगर हाथ में काटा है हुँ, तो हाथ को हमने उसको जो है इमोबिलाइज़ करना है। जैसे जैसे फ्रैक्चर अगर कहीं पे हो जाता हुँ, है हुँ। तो हम एक कोई लकड़ी लगा के थोड़ा वो उसमें थोड़ा सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट दे देते हैं हुँ, उसमें। हुँ, तो ऐसे ही हमने इमोबिलाइज़ करना है जॉइंट्स पे ना, जी, और उसको जो है नीचा रखना है। जी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हाँ, करना मूवमेंट उसका। इसलिए नहीं करना है ताकि जो पॉइज़न जहाँ पे काटा है वो पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना जाए। जी, जी, मूव नहीं करना है, ना वहाँ पे कोई चीरा लगाना है। चीरा लगाने से भी वो और टिश्यूज़ के अंदर जा सकता है पॉइज़न जो है। जी, जी। और दूसरा, ना कोई मुँह से चूसने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो मुँह से चूस रहा है तो उसको एब्ज़ॉर्ब हो सकता है म्यूकोसा के थ्रू में। हुँ, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वो काट देते हैं और खून निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये कहा जाता है कि ना तो काटने की कोशिश करनी है, ना मुँह से चूसने की शक करना कोशिश है। करने की कोशिश करनी है, हुँ, और ना ही टाइट बैंडेज बाँधनी है। हुँ, टाइट बैंडेज बाँधने से क्या होता है कि आपने ज़्यादा टाइट बैंडेज बाँधी तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। हाँ, कई बार होता है कि अगर लगातार वो बंधा रहा तो हाथ काला पड़ने लगता है। ओह! तो ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से हाथ काला पड़ गैंग्रीन हो सकता है उसमें। ओह! तो टाइट नहीं बाँधने, सिर्फ़ इमोबिलाइज़ करना है उसको, जैसे फ्रैक्चर में हम लोग करते हैं। जी, 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 कोई भी लकड़ी लेके या कुछ भी लेके जी, अपने सिंपल हल्का-सा बाँधना है उसको, जी। सपोर्ट देना है, इमोबिलाइज़ करना है, उसके अलावा नीचे सर रखना है। खान-पान का कहें तो पानी क्या ज़्यादा मात्रा यूजुअली में? उस टाइम पे हम मना करते हैं कि पेशेंट को खिलाए-पिलाए ना। कई बार हो सकता है अच्छा, कि पेशेंट को कुछ रेस्पिरेटरी उस समय न्यूरोपैरालिटिक सिम्पटम हो, तो पानी पिलाने से, खिलाने से उसकी सांस की नली में जा सकता है। अच्छा। तो तो सर जैसे मट्ठा पिलाते हैं लोग, घी पिलाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे पानी गुनगुना पानी पिलाते नहीं, नहीं, हैं। उस समय खाना-पीना नहीं करना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले मरीज को अस्पताल ले जाने की जैसे व्यवस्था पहाड़ों में करनी सर चाहिए। बचपन से हम सुनते जो आए हैं क्योंकि हम खेतों में जाते थे तो अक्सर हमको कई तरह के हरे सांप ज्यादा दिखते थे खेतों में। तो यही हमने सुना है कि घी खूब पीना चाहिए उस टाइम पे। हरा जो सांप है यूजुअली ग्रीन पिट वाइपर बोलते हैं, हिमालयन रीजन में मिलता है, जी। और ये पेड़ पे भी चढ़ जाता है। ये पेड़ पे भी चढ़ जाता है, जी। यूजुअली थोड़ा कम विषैला होता है ये। जी। अभी कुछ और इसमें जो है खास बात ये है कि कम विषैला होता है। एक पेशेंट अभी कुछ दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में भी आया था जी। इसका। जी। तो यूजुअली ये कम विषैला सांप होता है, जी। लेकिन उस समय खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, ना ही पेशेंट को सोने देना चाहिए। जी। जी। अच्छा सोने भी नहीं देना है। सोने भी नहीं देना है, खिलाना पिलाना भी नहीं है। पेशेंट को ज़्यादा मूव भी नहीं कराना है, जिस भी लिम्ब हम्म। ने काटा मूवमेंट नहीं कराना है उसको। हम्म। पेशेंट को लेटा दें, और जो है उसको, अगर जैसे भी व्यवस्था, एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस में लेके जाएं। जी। और अगर मान लिया कि एम्बुलेंस नहीं है, गांव का एरिया, बाइक पे लेके जाना है। अगर बाइक पे उस पर लेके जा रहे हैं तो पेशेंट, जो एक बाइक चलाने वाला है, बीच में पेशेंट बैठेगा, और पीछे उसके से एक और। पीछे से एक और तीसरा जन और बैठेगा। जी। ताकि हो सकता है कि पेशेंट को रास्ते में जाते हुए कोई सिम्टम आ जाए, पेशेंट एकदम से चक्कर गिर आ जाए, जाए। चक्कर आ जाए, या उसको कोई रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या बेहोशी हो जाए पेशेंट को। तो एक तीसरा सपोर्टर जो होना चाहिए, जो उसको सपोर्ट करके रखे इन केस की रास्ते में उसको कोई बिल्कुल। परेशानी होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जिस हिस्से में काटा है उसको आप किसी टाइट या लकड़ी से किसी से लकड़ी उसको से थोड़ा पहले हल्का सा स्टेबल कर लीजिए। स्प्लिंटेज कर दे, स्टेबल करना है, टाइट नहीं बांधना है उसको जी, भी, जी। कटिंग नहीं, कट नहीं लगाना है उसमें। जी, सर काटने के मामले कहाँ-कहाँ पर ज़्यादा आते हैं वैसे?
हाथ में, पैर में, या कहाँ पर? यूजुअली जैसे खेतों में तो यूजुअली पैर में ही ज़्यादा पैर में। काटता है, क्योंकि खेतों में काम कर रहे होते पैर पड़ जाता है, हम्म, उसके पैरों में ही ये काटता घुटने है। से नीचे के हिस्से घुटने से नीचे में। के हिस्से में काटता है। फॉरेस्ट में कई बार फॉरेस्ट में जाते हैं तो उन पैरों में ही ज़्यादा काटता है। और रात में सोए हुए भी हो रात में सकता है सोते हुए कि कहीं पे भी कहीं काट भी सकता काट है। सकते अभी एक हैं। मरीज आया था, उसको जो है चेहरे पे काट रखा था, अरे अच्छा। फेस पे काट, सोते हुए कहीं भी काट सकता है वो। अच्छा, ऐसा है कि किसी खास हिस्से पे काटा ज्यादा खतरनाक होता हो, जैसे चेहरे पे, वो एकदम दिमाग जितना में? हार्ट के पास सर्कुलेशन उसका होगा उतनी जल्दी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ओह, जाएगा। जी जी तो जी। जितना डिस्टल पार्ट होगा तो इसलिए कम चांसेस है कि इतनी जल्दी नहीं पहुंच जी पाएगा वो जी। पूरे सर, सिस्टमिक हमने सर्कुलेशन जहरीले में। सांपों की तो बात की, लेकिन गैर जहरीले सांप भी बहुत आयत में होते हैं, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? गैर जहरीले सांप जैसे कि रेड स्नेक या धामन होता है कॉमनली, कई बार हम्म लोग इसमें कोबरा से भी कंफ्यूज होता है, ये काट ले। हम्म तो इसमें है कि घबराना नहीं है आपको। हम्म। लेकिन कई बार स्नेक की पहचान नहीं हो पाती है तो हॉस्पिटल लेके जाना है, हाँ, पेशेंट को नहीं आना है। ऑब्जर्वेशन में रखना है, जी सिम्टम्स के लिए वॉच करना है। जी। और जो है इसमें जो है कई बार होता है कि कोई भी सांप काट कर काटेगा तो उसमें अगर नॉन पॉइजनस भी है तो भी इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। जो सांप का ओरल फ्लोरा है हम्म। तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, फिर भी हमें इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करना होता है, टिटनेस के लिए ट्रीट करना होता है। अगर गैर विषैला सांप है तब भी हमको टिटनेस और इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करना होता है, अच्छा गैर विषैले सर, सांपों के टिटनेस लिए भी। इनमें भी लगता है क्या? जहरीले सांपों में भी टिटनेस का हाँ इंजेक्शन? टिटनेस लगता है गैर टिटनेस तो विषैले में प्राइमरी भी। हाँ उपचार टिटनेस है। तो क्योंकि वो उसमें जो है बैक्टीरिया और स्पोर्स जा सकते हैं अंदर, जी जी। तो उसमें भी लगता है। तो दूसरा जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिवेंशन कैसे करें। जी कि जो है चलो एक तो हो गया कि सांप ने हमको काट लिया, हम आप हॉस्पिटल, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से हॉस्पिटल लेके जाएं। तो यूजुअली जो नियरेस्ट हॉस्पिटल हो, आजकल ज़्यादातर सब हॉस्पिटल्स में एंटी स्नेक वेनम, गवर्नमेंट वालों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेजेस में एंटी उपलब्ध स्नेक है। वेनम उपलब्ध है, वहाँ लेके जाएं। दूसरा, अगर लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत आप फ़ोन पे कांटेक्ट करें जो नियरेस्ट डॉक्टर है कि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, आंखें पूरी नहीं खोल पा रहा है, तो आप डॉक्टर को पहले से इन्फॉर्म कर दें या हॉस्पिटल को पहले से इन्फॉर्म कर दें, ताकि वो पहले से तैयारी रखें। तैयारी रहती पहले है। से तैयारी रखें कि ऐसा पेशेंट आने वाला है, वो आईसीयू में बेड रेडी रखें, जी वेंटिलेटर वो रेडी रखें। तो यूजुअली ऐसे जहाँ इस तरह के विषैले सांप हो जिसको लक्षण आ रहे हैं, न्यूरो पैरालिटिक वाला है, तो उसमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ के आईसीयू की फैसिलिटी हो, जहाँ पे एंटी स्नेक वेनम हो, जहाँ पे वेंटिलेटर की फैसिलिटी हो, और दूसरा कि जहाँ पे डायलिसिस की भी फैसिलिटी उपलब्ध हो मरीज के लिए। जी। तो सर, ये आम आदमी को कहाँ से डॉक्टर्स के नंबर मालूम चलेंगे? क्या सरकार के द्वारा कोई टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं इसके लिए? एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक तरह का नंबर इशू किया गया है कि अगर कहीं पे आपको स्नेक मिलता है, अगर आपको सांप कहीं पे किसी ने काटा है, किसी के घर में सांप निकल गया, तो स्नेक रेस्क्यूअर टीम है जो कि एक टोल फ्री नंबर इनके द्वारा जारी किया गया जी है। जी। ये जो इनका इसी एरिया का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जी बिल्कुल। तो तो सर, इन्होंने रेस्क्यू के लिए तो खैर बहुत सारे लोगों के पास होते हैं रेस्क्यू के नंबर, लिए नंबर है। हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के नंबर भी जो लैंडलाइन नंबर्स हैं ये जी अवेलेबल होते हैं, तो उन उसमें पे कॉल की जा उन सकती पे है कॉल कर कि सकते हैं। पेशेंट आप हमारे पास इस तरह का पेशेंट जो है वो आ रहा है, जी। तो पहले से उसके लिए तैयारी हो जाए। अगर पीएचसी में अगर आपने कॉल किया होगा कि नहीं हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो फिर वो बता देंगे कि नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है। जी तो सुशीला तिवारी क्योंकि नियरेस्ट या इस एरिया के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जी। और यहाँ पे इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ हैं। पेशेंट को आईसीयू केयर, पेशेंट को वेंटिलेटरी केयर, और इवन बाद में अगर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो भी वो हो सकती जी है, जी। क्योंकि हमें पहले से पता रहेगा तो हम प्रायोरिटी पे स्नेक बाइट वाले पेशेंट्स के लिए आईसीयू में बेड क्रिएट करवाते हैं, खाली करवाते हैं। जी जी। सर, अभी इस सीजन में कितने केस आपके पास आ चुके हैं? इस सीज़न में यूजली कभी कभी तो एक दिन में 3-3 4-4 केसेस भी आ जाते अच्छा। हैं। तो क्योंकि बारिश का सीज़न, अलग अलग एरिया से केस आते हैं। कई बार पिथौरागढ़ से पेशेंट, लेडी पिथौरागढ़ से आई थी, हम्म क्रेट बाइट था वो, हम्म। तो उसको तो रात में सोए में काटा था? उसके सोए में काटा था। सुबह जब उसको लगा तो उसको जो है बेहोशी सी होने लगी, तब उसको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए, और वहाँ भी उसको समुचित उपचार नहीं मिल सका। उसके बाद वो यहाँ पे जब वो यहाँ पे पहुँची तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी, और उसका जो ऑक्सीजन लेवल था 50% के आसपास था। उसको तुरंत इंटूबेट करके वेंटिलेटर पे डाला गया, एंटी स्नेक वेनम लगे उसको, जी। और 4-5 दिन बाद वो रिकवर होके अपना जो है डिस्चार्ज होके गई अच्छा। वो। तो सर, जिला मुख्यालयों में तो थोड़ा सुविधाएं होनी चाहिए इसके लिए। कई बार होता है कि क्योंकि क्रेट वाले में कई बार लक्षण मतलब एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता है कि सांप ने काटा है, क्योंकि कई बार काटे हुए का निशान नहीं मिलता है, लोकल कोई स्वेलिंग नहीं होती है, जी तो जी कई बार इस तरह के केसेस मिस हो सकते हैं। जी। तो इसलिए ये जो है रखना, ध्यान में रखना चाहिए कि स्नेक बाइट भी आजकल के सीजन में हो सकता है, इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, बहुत सारी जानकारी आपने दे दी है, और मुझे एक लगता है हमारे प्रिवेंशन लिसनर्स वाला आज पार्ट बहुत था। ज़्यादा अवेयर हो गए होंगे, क्योंकि स्नैक बाइट पर अमूमन जानकारी सुनी होती है।
तो कुछ और बचा हो सर, कुछ इसमें और? हम एक प्रिवेंशन के लिए कि क्या हम करें कि हम जो है स्नेक बाइट के केसेस ही कम हो जाएं, कि ज़रूरी नहीं कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, हम कोशिश करें कि सांप हमें काटे ही ना। काटे तो ही इसके लिए हम क्या करें? बचाव एक तो के घर लिए। के आसपास जो लाइट लगा के रखें, अंधेरे में यूजली पैर पड़ता है उसके ऊपर। तो अगर हम्म। हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो टॉर्च अपने साथ में रखें। आजकल तो मोबाइल में टॉर्च होती है, तो मोबाइल की टॉर्च यूज़ कर सकते हैं। जी। या गाँव में खेत में जा रहे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है तो टॉर्च अपने पास रखें। दूसरा, अगर जो खेतों में जा रहे हैं, जैसे खेतों में काम करने जा रहे हैं, पानी भरा हुआ है, तो वो जो रबड़ के बड़े वाले बूट्स होते हैं, गम बूट्स होते हैं, वो यूज़ करें, ताकि सांप अगर काटे भी तो वो अंदर वो इंजेक्ट ना कर पाए ना जहर कर पाए। अपना। गम बूट्स यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो है, ज़मीन पे सोना अवॉइड करें, स्पेशली बारिश के सीज़न में ज़मीन पे ना सोएं। ज़्यादातर केसेस होते हैं कि ज़मीन पे सोते हुए और रात को करंट वाला ही सांप ज़्यादा काटता है, ज़मीन पे ना सोएं। बिल्कुल। और घर के अंदर जो है हम अपना जो है, जैसे दरवाजे के नीचे कोई जगह बची हुई है तो उसको हम अच्छी तरह क्लोज करके रखें। कुछ बिल्कुल। लकड़ी लगवा दें, कुछ उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लगवा दें ताकि सांप अंदर ना आ पाए। खिड़की भी अगर खुली है तो एटलीस्ट जाली वाली जो हमारा जो दरवाज़ा है वो बंद रहे। और बिल्कुल। दूसरा, घर के आसपास अगर कोई पेड़ है, कई बार स्नेक जो है पेड़ से चढ़ के भी घर के अंदर आ सकता है। अच्छा। पेड़ की डाली अगर टच करे खिड़की को तो वो पेड़ की डाली के थ्रू अंदर आ सकता है। या बेल वाले आपने या पौधे बेल लगाए वाले के हों। थ्रू चढ़ के आ सकता है। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखें। और जी। दरवाज़ा जो है, कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि जाली वाले दरवाजे में डोर क्लोजर लगाओ जो बंद हो जाए। बंद हो जाए, बिल्कुल। सर क्या सांप सीढ़ियों में भी चढ़ते हैं क्या? 2 मंजिले 3 मंजिले में भी हाँ, पहुंच सकते हैं? सांप सीढ़ी भी चढ़ सकता है, सीढ़ी पे ऊपर भी आ सकता है। और दूसरा, यूजुअली जो गांव में जो लोग सोते हैं, कई बार घर के बाहर भी सोते हैं। अगर घर के बाहर सोना पड़ रहा है या ऐसी सुविधा नहीं है तो उसमें जो मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं। जो मच्छरदानी है जिससे मच्छरों के लिए बचाव के लिए यूज़ करते हैं, जी। मच्छरदानी हम यूज़ कर सकते हैं। मच्छरदानी अच्छी तरह से वो होनी चाहिए जी। ताकि उसमें कोई स्पेस ना बचे सांप के आने के लिए। तो मच्छरदानी गाँव में यूज़ की जा सकती है। तो मच्छर ना सिर्फ मच्छरों से बचाव करती है, आजकल डेंगू का सीज़न है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है मच्छरदानी लगाना। दूसरा, सांपों से भी बचाव कर सकती है बिल्कुल, वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा, घरों के आसपास हम ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं। अच्छा। ब्लीचिंग पाउडर डालने से सांप भी थोड़ा सा वो अवॉइड करते हैं। और दूसरा, और भी जो कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, वो भी मर जाते कम हैं। मर जाते हैं, कम हो जाते हैं। जी। तो ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं, घर के आसपास रोशनी रख सकते हैं, टॉर्च यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हम चलें तो थोड़ा सा, अगर मान लें कि अंधेरे में चल रहे हैं तो थंपिंग करते हुए चलें, जोर जोर से पैर को अच्छा। ज़मीन पे मारते हुए चलें, जी। क्योंकि सांप जो वाइब्रेशन से दूर भागता है। जी, जी, तो जी। जैसे मतलब जब सांप हमारी आवाज़ नहीं सुनता है, उसकी वाइब्रेशंस वाइब्रेशन वाइब्रेशंस ही फील से ही करता फ़ील है। करता है। तो जब जी। भी हम कहीं जा रहे हैं, मान लिया कि हो सकता है कि रास्ते में सांप आ जाए, तो हम हुँ। थंपिंग करते हुए चलें, जोर जोर से पैर को दूर से मारते हुए चलते कि सांप होगा भी रास्ते में तो तो वो दूर हट जाएगा। दूर हट जाएगा। तो ये छोटी-छोटी सावधानियाँ हैं दोस्तों, जिनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हम ये ना समझें कि इस धरती पर हम मनुष्यों का ही अधिकार है, राज है, क्योंकि सालों से इस धरती पर डायनासोर एज से लेकर अनगिनत प्राणी इस धरती पे रहे हैं और हम इंसान तो जुम्मा-जुम्मा 4 दिन पहले इस धरती पे आए हैं। तो अगर जीव-जंतुओं के साथ हमें साहचर्य बना के रहना है, तो अपने कुछ उपाय हमें ढूँढने पड़ेंगे, जो कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे बताए हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी इस विषय पर आपको दी है। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। इतना कीमती वक़्त, इतना हेक्टिक शेड्यूल है डॉक्टर्स का, इतना बड़ा पूरे कुमाऊँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, तो बहुत बर्डन्स के बावजूद भी आप तमाम लोगों के लिए डॉक्टर साहब टाइम निकालते हैं यहाँ पे, तो हम बहुत शुक्रिया करते हैं आप सबकी ओर से भी डॉक्टर साहब का। और तो दोस्तों, ये बातचीत अगर पसंद आई हो, कुछ और आपके सवाल हों, तो हम इसको सेकंड एपिसोड में भी बना सकते हैं। तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जो कि केवल हल्द्वानी शहर में पकड़ता है रेडियो में, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में कहीं पर हैं, देश दुनिया में कहीं भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब को और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।